कैमरा कैमरा ऑन कर ले सुधाकर। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले दो लेक्चर्स आपने देख लिए होंगे, यूट्यूब में डाला है मैंने हैबिट्स के ऊपर और डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर। तो फिर अब एआई के बाद बारे में बात करेंगे। फिर ये लास्ट नॉन एकेडमिक टॉपिक है। इसके बाद फिर पढ़ाई के रिलेटेड कल सारी चीज़ें बताऊंगा कि हम कैसे साल भर मतलब प्रोग्रेस करेंगे अपना पढ़ाई में, कैसे बायो कैसे पढ़ेंगे, केमिस्ट्री कैसे पढ़ेंगे, फिजिक्स कैसे पढ़ेंगे। तो वो सब कल बताऊंगा। तो आज यही काम कर लेते हैं, छोटा सा लेक्चर होगा। ठीक है। तो अब उसको कैसे यूज कर सकते हो, सबसे पहले आप सोचो आप एकदम जीरो में हो। ठीक है। ठीक है, जीरो में हो एकदम। आप कुछ कुछ नहीं जानते नीट के बारे में और आपको नीट करना है। ठीक है। तो आप चैट जीपीटी के पास गए और आपने अपना सारा प्रॉब्लम उसे बताया लाइन टू लाइन कि मुझे ये सब नहीं आता और मुझे ये अचीव करना है और मुझे एक रोड मैप दो। ठीक है, आप ऐसे क्लियरली हर चीज़ उसको बताएं। तो अब वो आपके लिए क्या क्या करेगा ये बताता हूँ मैं, कि आपको जीरो जीरो से हीरो कैसे बना सकता है वो। तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करेगा कि आपको कौन से एग्जाम क्या क्या का पैटर्न कैसे होता है, कौन से कोर्सेज लेने पड़ते हैं, उसके लिए क्या क्या सब्जेक्ट आता है, सिलेबस क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सब चीज़, सीट सिलेक्शन रेशियो, एवरीथिंग सब चीज़ बता देगा आपको। ठीक है। उसके बाद किस इंस्टीट्यूट से पढ़ना चाहिए, किस रिसोर्सेज से पढ़ना चाहिए, कहाँ से मॉक टेस्ट देने चाहिए, ये सब डिटेल्स बताएगा। किसके मॉक टेस्ट सबसे अच्छे होते हैं, किसमें जो जो स्टूडेंट दिलाते हैं सबसे ज़्यादा सिलेक्शन रेशियो किसमें होता है। ठीक है। वो डिटेल से सब चीज़ आपको बताएगा। अब जैसे कि आपको ये एनालाइज कराना है कि आप अभी किस पोजीशन में हो और आपको कितना दूर जाना है। तो आप उसको ऐसा लिख के पूछ सकते हो कि मुझे क्वेश्चंस के थ्रू एनालाइज करो। तो वो आपको क्वेश्चंस पूछेगा रिलेटेड टू सिलेबस, और फिर आप जब जवाब दोगे तो फिर उसके हिसाब से वो एनालाइज करके बताएगा कि अभी आप अपने प्रिपरेशन में किस पोजीशन में हो। ठीक है। फिर उसके हिसाब से आपको पर्सनलाइज रूट में बना के देगा कि उसमें आपकी जो वीकनेसेस हैं उसको टारगेट करेगा अच्छे से, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को नजर रख के उनके हिसाब से भी स्ट्रेटेजी बनाएगा। ठीक है। अब इट शोज व्हाट हर्डल्स यू वांना फेस एंड हाउ टू डील विद इट। अब सारे प्रॉब्लम्स जो आएंगे बीच में, वो सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन यही देगा। कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आप इसको डायरेक्टली पूछ सकते हैं, और ये मतलब रिसर्च करके ये सारे जगह से एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है, जो मतलब जैसे यहाँ पे टीचर्स या स्टूडेंट्स अगर जैसे अलग अलग वेबसाइट होते हैं, क्योरा या फिर कहीं भी जहाँ टेक्स्ट वाला कुछ भी होता है वहाँ से रिसर्च करके ये बताता है सब चीज़। तो वो सारे प्रैक्टिकल सोल्यूशन ही होंगे जो सोल्यूशन ही बताएगा। ठीक है। shows you एग्जैक्ट टाइम ऑफ डूइंग थिंग्स इन द होल जर्नी ऑफ 10 months, कि आपको किस समय में कौन सा चीज करना है वो बताएगा, कि अभी कहाँ आप वीक हो तो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, फिर उसके बाद कैसे आगे बढ़ना चाहिए, फिर किस टाइम पे किस चीज़ को करना चाहिए, डिटेल से बताएगा। ठीक है। अब आपके एकेडमिक और नॉन एकेडमिक डाउट्स क्लियर करेगा आपको आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो उनको भी अच्छे से क्या कहते हैं हेल्प करेगा आपको सॉल्व करने में, ताकि आप स्मूथली अपने प्रिपरेशन में आगे बढ़ पाओ। ठीक है। विल प्रिपेयर ड्रिल्स, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने यूज किया था पिछले साल, ड्रिल्स फॉर योर वीक टॉपिक्स टू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। मान लो आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी तो बस पॉइंट्स बता रहा हूँ चलो। फिर लास्टली विल कीप यू मोटिवेटेड एंड एनर्जाइज्ड। ठीक है। मतलब ये आपका पर्सनल मेंटर के जैसे काम करेगा, आपको आपके प्रिपरेशन के थ्रू मोटिवेटेड रखेगा। ठीक है। अब उसको अपने हिसाब से नीट के लिए और एक नीट एस्पिरेंट को कैसे कस्टमाइज करके एचआर जीपीटी को रखना चाहिए, और कैसे इसको इससे आप इसका लेवरेज ले सकते हैं। ठीक है। नाउ आई विल शो यू हाउ टू कस्टमाइज इट टू योर ओन नीड बाय यूजिंग सुटेबल प्रॉम्प्ट्स। तो प्रॉम्प्ट उसे कहते हैं जो आप लिख के उसे बताते हो। तो उसको थोड़ा अच्छे से लिखना होता है, क्योंकि जब आप क्लियर और उसको ब्रीफ लिखोगे तभी वो अच्छे से समझ पाएगा और अच्छे से सॉल्यूशन दे पाएगा। और आप जितना लंबा और डीप लिखोगे वो उतने अच्छे से उस चीज़ को सॉल्व कर पाएगा। ठीक है। तो अब सबसे पहले जब आप इंस्टॉल करोगे ऐप को, तो आपको क्या क्या उसमें डालना है और क्या लिखना है ये बता रहा हूँ। ठीक है। जो मैंने किया था, इसको बताओ कि मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ और आई एम गोइंग टू क्रैक नीट एग्जैक्ट आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है। दिस ईयर एनी हाउ आई वांट, क्या लिखा, दिस ईयर एंड आई वांट यू टू बी माय मेंटर एंड असिस्टेंट।
जस्ट लाइक आयरन मैन जारविस, जिसका जो जारविस होता है जो हेल्प करता है उसका हर चीज में, ऐसा टाइप सा। ठीक है। हेल्पिंग मी क्लियर नीड विद द स्मार्टेस्ट स्ट्रेटेजीज, पर्सनलाइज सिस्टम्स एंड टफ लव व्हेन नीडेड। मतलब जब रियलिटी दिखाना होगा तब वो भी दिखाएगा कि आपको, कि आप अगर अपना काम नहीं कर रहे हो तो फिर आप नहीं जा पाओगे। यहाँ सोच रहे हो, वो ये आपको रिमाइंड करता रहेगा जब आप अपने टास्क कंप्लीट नहीं करो। ठीक है। उसके बाद हेल्प मी एवरीथिंग आई नीड टू स्कोर 700 प्लस इन द नीट 2026 एग्जाम। ठीक है, ऐसा बोलो उसको। Focus on your need unless I ask otherwise. Avoid giving irrelevant, vague, or generic advice. Be sharp, realistic, and result driven. Check what you say frequently and do not entertain me with old or wrong information as I value my time and energy. तो ये प्रॉम्प्ट आपको लिखना है, फिर आपका जो जीपीटी है वो आपके जैसे नीट एक्सपीरियंट के लिए सेट हो जाएगा। वो नीट रिलेटेड सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व करेगा, और आप इधर उधर का जब भी बकवास करोगे तो आपको बताएगा कि आप गलत पाथ पे जा रहे हो, आपको इस नीट वाले पाथ पे ही स्टिक करके रखना है। ठीक है। अब और क्या क्या हेल्प करेगा, पॉइंट टू पॉइंट सब चीज बताया हूँ। ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। I can't understand and remember glycolysis. Explain it to me like explaining to a 6-year-old. Make it in a sci-fi movie thing for better understanding. ठीक है। मान लो कोई सा ऐसा डेंस टॉपिक रहता है जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस, या फिर इसमें जो क्रेब साइकिल, टीसीएस साइकिल, तो सारी चीज़ें जिनको याद करना और मेमोराइज करना मुश्किल होता है। तो आप क्या कर सकते हो कि उस चीज़ को ईजियर बना सकते हो। उसको क्या है कि इसको ऐसा बोलो कि मुझे कोई 6 साल का बच्चा हो, ऐसा एक्सप्लेन करो। और ये स्काई फाई मूवी, ये सबसे मस्त चीज़ है। जैसे कि आपने इसको बोला ग्लाइकोलाइसिस को। ठीक है। तो उसमें जितने 10 स्टेप्स होते हैं उसको ये पिक्चराइज करके मूवी के फॉर्मेट में स्टोरी लाइन के हिसाब से बताएगा आपको। तो वो इंटरेस्टिंग लगने लगेगा और याद करने में आसानी होगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग और इजी चीज़ जो मज़ेदार होती है आप उसे इजीली याद रखते हो। ठीक है। तो आप ये यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं एग्जांपल करके भी बता देता हूँ। ठीक है। फिर आपके इंटरेस्टिंग ये ऐसे स्टोरी बना के आपको इजियर बना देगा, कि जैसे कि सीन 1 बता रहा है, द अराइवल ऑफ कैप्टन ग्लूकोज। ठीक है। अब इसमें मस्त स्टोरी के फॉर्मेट में कहा, स्टोरी के फॉर्मेट में आपको बताएगा। जैसे इसको बाद में पढ़ता रहना आपको। जैसे स्टेप 1 हेक्सोकाइनेसिस स्लैब्स ऑन फॉस्फेट जेट पैक, ऐसे मतलब आपके रिलेटेबल बना देगा, समझना हर चीज़, और इंटरेस्टिंग बना देगा। कोई सा भी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रहा है तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हो। आज जाके कोई सा भी टॉपिक के लिए स्टोरी बना दो, ऐसा बोलना। फिर वो अच्छे से हर पॉइंट्स को स्टोरी बना के चलेगा। और अगर इसमें थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस भी बता दे रहा होगा, इधर उधर का बताया होगा, तो इसको बोल सकते हो कि ओनली एनसीईआरटी रिलेटेड, डोंट शो डेटा फ्रॉम आउटसाइड, ऐसा बोल के आप उसको और स्पेसिफिक कर सकते हो। ठीक है। तो आप ऐसा इस चीज में यूज कर सकते हो, आज जाके ट्राई करना। ठीक है। फिर उसके बाद क्विक रिवीजन नोट्स। अब जैसे कि आपने कोई सा टॉपिक कंप्लीट किया, जैसे आपने एनएलएम पढ़ लिया। ठीक है। अब क्या होता है कि आप जब बल्क में कोई चीज़ पढ़ते हो बहुत सारा, तो उसको बार बार तो ऐसे ही नहीं पढ़ पाओगे। उतने बड़े बड़े नोट्स, उतने बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं करोगे। तो आपको जैसे जैसे आप नीट मतलब क्या कहते हैं उसको, एग्जाम के पास पहुंचते जाते हो, आपको मटेरियल को छोटा 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 करते रहना चाहिए।
ताकि जैसे कि आप इसमें पढ़े पूरा बल्क को, 50% आपको समझ आ गया, 50% नहीं आया, उसको शॉर्ट नोट्स या ऐसे फ्लैश कार्ड्स के रूप में रखो। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो इसमें और समझ आया, उसको जो समझ नहीं आया उसको रखो, उसको रखो। फिर आखिर तक ऐसे करते करते आप पूरा फिजिक्स को ऐसे मतलब 2-3 पेजेस में ही समेट सकते हो कि जो जो आप भूलते हो वही रहे इस पेज में। और आपको पूरा कॉपी पढ़ना ना पड़े बार बार, क्योंकि टाइम वेस्ट करोगे तो फिर मुश्किल है, ठीक है। तो वैसे कि क्विक रिवीजन नोट्स कैसे बना सकते हैं आपके लिए, तो उसमें जाओ और बोलो कि मैंने चैप्टर खत्म किया है, अब मुझे इसका शॉर्ट नोट चाहिए जिसमें ऑल डिटेल्ड फॉर्मूलाज होने चाहिए और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, ठीक है। और टेबल के फॉर्म में बना सकते हो, या फिर अगर माइंड मैप के फॉर्म में बन सकता है तो माइंड मैप के फॉर्म में बनाओ। फिर वो और उसको बोलो कि इसका पीडीएफ जनरेट कर दो। तो हर चीज डाल के एनएलएम के सारे फार्मूलाज और सारे कॉन्सेप्ट्स को डालकर एक पेज में पीडीएफ बना के आपको दे देगा, जिसको आप प्रिंट करा सकते हो और अपने पास रख सकते हो, ठीक है। उसमें चीज जो जो चीजें इंक्लूड भी नहीं होगी तो आप उसको अलग से बोल के इंक्लूड करा सकते हो उसमें, ठीक है। नेक्स्ट, जनरेट एमसीक्यूज। अब जैसे कि I am getting trouble in doing questions in ray optics. In the case when we see a thing which is inside the water and the observer is looking at it with some height in air and we have to calculate things about the image, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं रे ऑप्टिक्स में, पानी के अंदर वाले, इमेज की पोजीशन हाइट ये सब पूछते हैं उसमें। तो अगर ये ऐसे स्पेसिफिकली किसी टाइप के क्वेश्चंस में आप अटक रहे हो किसी भी चैप्टर में, मान लो एनएलएम में आप इंक्लाइन प्लेन में पुली पुली वाले सिस्टम में अटक रहे हो, तो फिर आप ऐसे स्पेसिफिकली किसी भी क्वेश्चन को उसको बताओ, और या उस क्वेश्चन का इमेज भेजो उसको, स्क्रीनशॉट या फोटो खींच के, और बोलो कि इसके रिलेटेड मेरे को 10 या 15 जितने भी आपको चाहिए सिमिलर क्वेश्चन जनरेट करो, जिसमें इजी मीडियम हार्ड अलग अलग आप रेशियो रख सकते हो। फिर आप जब 10 या 15 क्वेश्चन सेम टाइप के सॉल्व करते हो, पहले इजी फिर मीडियम, तो आप इस चीज़ को, इसका कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हो सबसे पहले। फिर ये आपको धीरे धीरे हार्ड जब क्वेश्चंस करने लगते हो, सोचते हो ज़्यादा, तो फिर क्लियर हो जाता है। अगर नहीं कर पाओगे तो ये सोल्यूशन दे देगा ये खुद, ठीक है। और ड्रिल बना सकते हो, जैसे कि मेरे को प्लांट फिजियोलॉजी में बहुत दिक्कत होता था, मतलब रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस, ये दोनों चैप्टर्स में, मतलब इसको बार बार पढ़ने से बार बार भूल जाता था, क्योंकि इसको रिवीजन रखे रहना चाहिए हर हफ्ते, मतलब ऐसा नहीं तो भूल जाओगे, ठीक है। तो मैं उसको बोलता था कि 45 क्वेश्चन, तीनों चैप्टर्स मतलब रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस और प्लांट हार्मोन्स, इन तीनों से 15-15 क्वेश्चन बनाओ, जिसमें से 15 इजी, 15 मॉडरेट, 15 हार्ड क्वेश्चन होने चाहिए। और फिर उसमें 45 क्वेश्चन मुझे बना के दो सामने में, तो आपको क्वेश्चन देगा, फिर उसके आखिरी में आप आंसर देके करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही जब को आपको किसी भी चैप्टर का या किसी भी टॉपिक का प्रैक्टिस करना है अलग से, तो ऐसे बोल के उसको आप ड्रिल बना सकते हो। और ये फिर इसको बोलो अच्छे से कि मेरे को बस पीवाईक्यू रिलेटेड या फिर हार्ड क्वेश्चंस करने हैं, जैसे 2025 मैथ है, तो वैसे उसको हर चीज़ बताओ एग्जैक्टली, फिर वो आपके जनरेट करके दे देगा। फिर अब इसमें ये पूरा एक्यूरेट नहीं होता, ये अराउंड 80% सही चीज़ें बना के देगा आपको, 20% ये थिंग्स मतलब गलत बताएगा या फिर मिस कैलकुलेट कर देगा। तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, और अपने ब्रेन को भी चलाना, ये नहीं कि ये सब चीज़ करके दे देगा मुझे सोचना ही नहीं है। आपको फिगर आउट करना है कि अगर सही है तो सही क्या है, और गलत है तो क्यों गलत है, ठीक है। अब डाउट सॉल्विंग, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट इसी के लिए यूज करता था मैं मेन में, कि कोई क्वेश्चन है उसमें समझ नहीं आया, तो आप मान लो कोई क्वेश्चन है, तो उसके यहाँ तक पहुंच गए हो, बस यहाँ अटक जा रहे हो, आप यहाँ से करना क्या है तो पूछो। या फिर आप इस डायरेक्शन में गए लेकिन क्वेश्चन किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो आप सोचोगे कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ये हर चीज़ मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखेगा, हर चीज़ डीप में बताएगा। मान लो आपने ये चीज समझा, फिर उसके बाद और क्वेश्चंस आए, तो फिर और डीपर जा सकते हो, डीपर डीपर करते करते आप अच्छे से हर चीज समझ सकते हो पूछ पूछ के, ठीक है। उसके बाद ये जो इसका अपलोडिंग पिक्चर का जो वो है यूज केस, वो सबसे बढ़िया है। और इसके भी लिमिट्स हैं, मतलब दिन में अराउंड 7 to 8 फोटो आप भेज सकते हो। तो इसके लिए मैं बताया था हैक्स की, मतलब 2-3 आईडी, गूगल आईडी होंगे ही आपके, तो उस 2-3 आईडी बना लो। फिर उसमें आप आराम से 20-25 क्वेश्चन दिन भर के पूछ सकते हो, ठीक है। तो अपलोड पिक्चर अपलोड करके क्वेश्चंस पूछो, डाउट्स को क्लियर करो, या मॉक टेस्ट दिला रहे हो आप, मॉक टेस्ट दिलाने के बाद उसमें जो जो क्वेश्चंस नहीं बने उसके फोटो खींच के उसका सोल्यूशन मांगो, क्यों हुआ ऐसा हुआ पूछ सकते हो, ठीक है। और टेस्ट रिव्यू करने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है ये।
आपका टाइम बचाएगा, क्योंकि आप एनालिसिस करने बैठे मान लो, और आपने मान लो 30 क्वेश्चंस गलत किए या छोड़े, तो 30 क्वेश्चंस फिजिक्स में से, केमिस्ट्री, बायो, तीनों को, बायो सबसे कम टाइम में हो जाएगा। बायो सबसे कम टाइम में हो जाएगा, बट जो फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत टाइम लगता है कैलकुलेशंस उसमें, और मान लो आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं है तो कैसे उसका समझ नहीं आता, तो उस चीज़ में ये सबसे अच्छा हेल्प करेगा। जैसे कि मॉक टेस्ट के आंसर की इसमें भी सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन वो इतने समराइज रहते हैं, वो लेंथ में नहीं रहते लंबे। तो उस केस में आप इसको यूज़ कर सकते हो, ये आपका टाइम बचाएगा और आप अच्छे से अपना मॉक एनालिसिस कर पाओगे। और मॉक एनालिसिस करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेस्ट दिला रहे हो 3 घंटे का, तो 2 घंटे उसमें मॉक एनालिसिस करना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है। अब टाइम टेबल एंड स्ट्रेटेजी असिस्टेंट, make a realistic study plan for me to complete these chapters in next 10 days with proper question practice and revision. I can for now study 6। अब उसको स्पेसिफिकली बताओ, मान लो आपको कुछ भी जो चैप्टर्स हैं उसको कंप्लीट करने हैं 10 दिन में अराउंड, तो आप उसको एक स्ट्रेटजी बना सकते थे। खुद से नहीं बना सकते तो उसका हेल्प ले सकते हो, या फिर यहाँ से आइडिया ले सकते हो आप। तो उसमें बोलो कि मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ रिवीजन करते करते उस चैप्टर को आप स्ट्रांग बनाना है, और मेरा लिमिट है 6 घंटा पर मतलब हर डे, मैं बस 6 घंटे ही पढ़ सकता हूँ। तो उसके हिसाब से आपके लिए स्केड्यूल बनाएगा। 10 घंटे पढ़ सकते हो डेली, तो उसके हिसाब से बनाएगा। ठीक है। तो उसको ये कुछ मतलब बता के आप टाइम टेबल और स्ट्रेटजी बनवा सकते हो अपने लिए। ठीक है। अब वही मॉक टेस्ट एनालिसिस जो बताया मैं, कि सबसे मतलब हेल्पफुल रहता है इसके लिए। ठीक है, मिस्टेक्स आपके क्लियर हो जाएंगे, आपका डाउट सारा क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ऐसे ही मॉक से ही आप सिलेक्शन के पास जाते हो। मान लो आपने 30 क्वेश्चंस गलत किए थे, उन 30 को एनालिसिस किया अच्छे से डीप, आपने लिखा, आपने समझा हर चीज़। तो ऐसे मान लो आप साल भर में अराउंड 100 टेस्ट दिलाओगे मिनिमम, तो ये तो इजीली 3000 क्वेश्चंस ऐसे ही। ये तो क्वेश्चंस नहीं बोल रहा हूँ, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपसे नहीं बने थे, और आपके वीक पॉइंट्स हैं ये क्वेश्चंस। आप 3000 वीक पॉइंट्स खत्म कर देते हो, और 3000 डाउट्स खत्म कर देते हो साल भर में, अगर आप ऐसा करते हो तो आप मान लो 100 क्वेश्चंस करते हो किसी भी डीपीपी वगैरह में किसी चैप्टर के, तो उसमें जो 20 क्वेश्चन जो आपसे बनते नहीं हैं, ये इसको बनाना और इसको एनालिसिस करके इसको खत्म करना, ये जरूरी है, ये आपको सिलेक्शन दिलाएगा। क्योंकि ये तो इसमें 80 जो क्वेश्चन हो तो आपसे ऑलरेडी बनेंगे ही, लेकिन आपको अब इसमें फोकस डालना है, इसको बार बार नहीं करना। इसलिए बोलता हूँ कि मिस्टेक बुक बना के रखना, मिस्टेक बुक या मिस्टेक फोल्डर, अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह है या अच्छे से आप फ़ोन में देख सकते हैं, तो मिस्टेक फोल्डर शुरू से बना लो अभी से। और आपके डीपीपीज में मतलब वो बहुत ज़्यादा भर जाएगा, लेकिन आप क्या करो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि अगर आप मान लो कोई क्वेश्चन 1 किए वो बन गया, लेकिन सेम टाइप का क्वेश्चन 2 है, उसको आप नहीं बना पाए, तो उसको इंक्लूड मत करो, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन है, वो आपसे कुछ गलती हुआ होगा, लेकिन कुछ नया दिखा आपको या कुछ समझ नहीं आया बिल्कुल भी, तो ऐसे क्वेश्चंस को अपने मिस्टेक बुक में इंक्लूड करो। कल बताऊंगा उसके बारे में, सब एकेडमिक रिलेटेड चीज़ों के बारे में। तो उसमें इंक्लूड करो और इनको टारगेट करो, इनको खत्म करो, बार बार रिवाइज करो, फिर यही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। ठीक है। फिर विजुअल मेमोरी एड्स, अब जैसे कि इसको भी कल बताऊंगा कि माइंड मैप, और जैसे कि अब आप हमारा ब्रेन कैसे सेट होता है कि आप जो लीनियर थिंग्स होती हैं, जैसे कोई बुक है या आप नोट्स लिखते हो ऐसे लाइन टू लाइन, तो हमारा ब्रेन इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इतना नहीं बना है, वो कॉम्प्लेक्स थिंकिंग ज़्यादा करता है, वो लीनियर फॉर्मेट में काम नहीं करता। तो आप पढ़ते हो कि दिस इज दिस दिस दैट दैट ऐसा करके पढ़ते जाते हो। एग्जांपल्स यहाँ पे, एग्जांपल्स भी यहीं पे हैं, डेफिनेशन भी यहीं पे है, और सब मतलब अलग अलग चीज़ें सब ऐसे लाइन में ही हैं। तो इसमें हमको मुश्किल हो जाता है कि हम कैसे सब चीज़ को एक साथ याद रखें। तो इसीलिए माइंड मैप और जो टेबल फॉर्म्स या कुछ भी ऐसे ही आप अलग ट्राई करते हैं। जैसे कि मान लो आप चैप्टर पढ़े बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, तो उसमें अब अलग अलग एल्गी एल्गी और ऐसे ऐसे सारे अलग अलग अब आई किए, फिर इसके अंदर फिर और क्या क्या आता है, फिर इसके अंदर क्या क्या होता है, तो फिर इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, इसके ट्रेड्स क्या होते हैं अलग अलग। तो अब आप ऐसे फॉर्म में पढ़ते हो, तो वो आपका दिमाग अच्छे से उस चीज़ को रिटेन कर पाता है। और जैसे हम बोला कि कॉम्प्लेक्स थिंकिंग करता है, तो ऐसे ब्रांच स्ट्रक्चर्स और फैले हुए चीज़ें उनको अच्छे से याद रहती हैं। ठीक है। तो ये चीज़ जनरेट कर सकते हैं आपके लिए, कोई सा भी चैप्टर का माइंड में टॉपिक का माइंड बनाना है, या टेबुलर फॉर्म में। जैसे कि टेबुलर फॉर्म में बोल सकते हैं, तो वो चैप्टर मॉर्फोलॉजी चैप्टर में जब फैमिलीज पढ़ते हो आप, तो अभी बहुत सारी फैमिलीज हो गई हैं, 7 8, मुझे याद नहीं है 7 8 कितनी फैमिलीज हो गई हैं। तो टेबुलर फॉर्म में सबके डिफरेंसेस, आप जैसे कि कोरोला और फार्मूला, फ्लोर फार्मूला, और हर चीज़ जो अलग अलग चीज़ें होती हैं, आप इस फॉर्म में जब पढ़ते हो तो आपको एक लाइन में हर चीज़ याद रहता है। मान लो कहीं पे कुछ कुछ एक्सेप्शन है,
यहाँ पे ये एक्सेप्शन है, तो आप इसको इमेज इमेज के फॉर्म में से याद रख जाते हो कि ऐसा ऐसा करके। लेकिन आप इस लिनियर फॉर्म में जब पढ़ोगे तो हर फैमिली का याद थोड़ी रख पाओगे कि क्या है क्या नहीं है करके। इसके लिए बहुत ज़्यादा रिवीजन और बहुत ज़्यादा बार बार पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये एफिशिएंट चीज़ है, ये कम करोगे तब भी आप इजीली रिटेन कर सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। अब समराइज कंटेंट, मान लो आपने आपके एनसीईआरटी में या आपके किसी अदर बुक्स में एक पेज का पूरा चीज दिया है, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट चीज आप जो हाईलाइट करते हैं अंडरलाइन करते हो वो बस इतनी ही है सारे पेज पेज में, पूरे पेज में। तो आप उसका फोटो खींचो, उसको भेजो और बोलो इसको समराइज करो, और सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट जो मेरे लिए वैल्यूएबल है उसको निकाल के मुझे दो। तो आपको छोटे फॉर्म में कंटेंट ला के दे देगा, ठीक है। या मान लो आप जैसे कि प्लांट फिजिक्स जो एनसीईआरटी में दिया है वो बहुत डेंस है और बहुत तो कुछ उसमें लिखा हुआ है। लेकिन आप ऐसा करोगे तो आपको कम आधे पेज में ही सब चीज़ ला के दे देगा, और फिर आप इजीली सब चीज़ अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है। फिर ऐसा बोलो उसको कि कैन यू समराइज दिस होल चंकी पैराग्राफ इनटू स्मॉलर बिट्स सो आई डोंट वेस्ट टाइम रीडिंग यूजलेस स्टफ। ऐसा प्रॉम्प्ट लिखना आप सीख जाओगे धीरे धीरे हर चीज़ के बारे में। और जितना क्लियर लिखोगे प्रॉम्प्ट, जो बता रहा हूँ बार बार, कि उतना अच्छे से सोल्यूशन मिल पाएगा, ठीक है। अब रिवीजन पार्टनर, जैसे कि बहुत लोग का ये वीकनेस रहता है, मेरा भी था, कि रिवीजन कैसे करते हैं, कब करते हैं, कैसे करना चाहिए, बिल्कुल नहीं पता रहता। और किससे पूछें और कैसे, वो हमेशा हेल्प कर पाएगा। तो ये है वहाँ पे आपके हेल्प करने के लिए। तो उसको बोलो कि आई नेवर अंडरस्टूड हाउ टू डू रिवीजन, आई हैव कंप्लीटेड ऑल दिस स्टफ। आप जो जो पढ़े, मान लो आपने महीने भर में जो जो पढ़ा, लिस्ट के फॉर्म में उसको बताओ। इन द लास्ट मंथ नाउ आई वुड नीड अ सूटेबल रिवीजन प्लान फॉर ऑल ऑफ दिस सो आई डोंट फॉरगेट इट टिल द एक्चुअल एग्जाम। तो आप उसको ऐसा बोलो और फिर वो आपके लिए प्लान रेडी करेगा। अब रिवीजन भी ऐसा होता है कि आपको, जैसे आपने कुछ नया कंटेंट पढ़े, उसको जस्ट अगले दिन आपने रिवाइज कर लिया नेक्स्ट डे, ठीक है। फिर उसके बाद गैप चाहिए रहता है ताकि वो रिटेंशन हो दिमाग में। बहुत लोग अगर सोचोगे आप कि मैं रोज ऐसा रिवीजन करूँ, रोज उसी सेम चीज को रिवीजन करूँ, तो वो बेनिफिशियल है लेकिन एफिशिएंट नहीं है। आप मतलब उस जो रिवीजन करोगे उस टाइम में और कुछ भी चीज कर सकते हो, जैसे कि नेक्स्ट डे के बाद 3 डेज लेटर, ठीक है, फिर से करो। फिर ऐसे 5 डेज, फिर वीक लोग के बात करो कि वीक में फिर ऐसे 15 दिन, फिर ऐसा ऐसा बढ़ाते जाना है ताकि वो जो रिटेन हो पाता है, आपके ब्रेन में टाइम मिलता है। तो रिटेन होने से आपको याद रहेगा, ठीक है। जैसे कि आप एक्सरसाइज भी करते हो, एक्सरसाइज करते हो तो एक्सरसाइज के बाद आपको रेस्ट चाहिए रहता है ताकि आपके एनर्जी लेवल्स वापस बढ़ पाएं और आप क्या कहते हैं हील हो पाए, आपका मसल्स जो टूटा हुआ होता है। वैसे ही ब्रेन भी एक मसल ही है, तो उसको आप यूज़ करते हो तो वो भी ब्रेक डाउन होता है, और उसको रिटेन, मेमोरी रिटेन करने के लिए और एनर्जी अपना वापस लाने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो आप लगातार रिवीजन करोगे सेम चीज़ का तो वो इतना बेनिफिशियल नहीं है जितना आप गैप में करोगे। तो ये चीज़ वो समझेगा, चैट जीपीटी जानता है, और इसीलिए आपके लिए एक अच्छा स्ट्रक्चर्ड रिवीजन प्लान बना देगा कि आज ये पढ़ो, आज ये पढ़ो, उस दिन ये पढ़ा था तो आज ये पढ़ो, ठीक है। आपको खुद को ट्रैक करने की इतनी जरूरत नहीं होगी। लेकिन आप पूरा रिलायन मत होना चैट जीपीटी के ऊपर, आप खुद भी सोचना और बस आइडिया लेने लेना वहाँ से कि मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। नाउ these are just examples, you can always tweak them to your own style. Also remember that the more clear your question, the more subtle details, the more better results you're gonna get, ठीक है। तो जितना क्लियर लिख पाओगे उसको, हर चीज़ अपना प्रॉब्लम डिटेल से बता पाओगे, छोटी छोटी डिटेल्स उसमें ऐड करोगे, तो वो आपका इजीली हेल्प करेगा, ठीक है। ब्लास्ट, आप कुछ कुछ हैक्स, ठीक है, वही जो मैंने बताया कि मिनिमम 2 गूगल आईडी रखना आप, क्योंकि 2 इनफ है। उससे ज़्यादा है तो भी ठीक है। फिर उसमें क्योंकि इमेज जनरेशन या पीडीएफ बनाना या फिर फोटो जब अपलोड करते हो डॉट सॉल्व करना, वो लिमिटेड होता है, डेली डेली वो रिसेट होता है। तो आप 2 आईडी रखोगे तो आपको ईजी होगा, ठीक है। फिर ये जो चैट जीपीटी है ये इनफ है, लेकिन आप जैसे कभी कभी ये सही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अगर नहीं दे रहा होगा, तो आप जेमिनी, जो गूगल का है जेमिनी, वो भी रख सकते हो। फ़ोन में इनको रखे रहना, लेकिन यूज़ तो मेन इसका ही होगा। फिर जैसे कि जेमिनी का काम क्या है, ये बहुत डेप्थ में एक्सप्लेन करता है कोई सा भी चीज़। ये खत्म होने वाला 10 मिनट में लेक्चर हमारा, ठीक है। तो डेप्थ में एक्सप्लेन करता है और लेस मिस्टेक्स, मतलब जैसे कि मैंने जीपीटी का बताया था कि जब क्वेश्चन जनरेट करता है तो मिस्टेक्स रहते हैं उसमें कुछ कुछ, तो ये मिस्टेक कम करता है। और हैवी कैलकुलेशंस, मतलब जो भी आप फिजिक्स में डीप क्वेश्चंस करते हो, हार्ड क्वेश्चन, तो स्टेप वाइज जो क्वेश्चंस होते हैं वो सबसे अच्छा ये सॉल्व करता है जेमिनी। तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हो। फिर परप्लेक्सिटी जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए सबसे बढ़िया है, ये आपका कॉन्सेप्ट एकदम डीप में जाके सबसे अच्छे से एक्सप्लेन करता है और एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा आपको, ठीक है।
तो आपका काम तो इसमें ही निकल जाएगा, जीपीटी में ही, लेकिन अगर आप और डीपर जाना चाहते हो तो ये दोनों का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। या कभी लिमिट खत्म हो जाए जीपीटी का तो फिर आप इन लोग को यूज़ कर सकते हो। फिर इसमें चैट जीपीटी में एक क्या कहते हैं उसे, वो है मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ जो है मेमोरी। कि इसका मेमोरी है कि अगर आप बोले कि जब मैंने सबसे पहले प्रॉम्प्ट लिखवाया था कि मैं नीट एस्पिरेंट हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, तो उसको बोलो आज लास्ट में कि पुट दिस इन योर मेमोरी। तो फिर अगले टाइम आप उसके रिलेटेड बात करोगे तो इजीली कैच कर लेगा कि हाँ आप क्या बोल रहे थे। लेकिन अगर मेमोरी में पुट नहीं किया तो फिर आपको फिर से समझाना पड़ेगा कि उसको मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मोटिव है मेरा, ठीक है। तो मेमोरी होता है उसका, ये मेमोरी फ्री वर्जन में लिमिटेड होता है। तो एक ऑप्शन आता है ऐप में ही, आप वहाँ पे जाके उसका मेमोरी सेक्शन में जा सकते हो। वहाँ पे जितने प्रॉम्प्ट्स आपने सेव कराए हैं उसके मेमोरी में वो लिखा रहता है। वहाँ से आप यूजलेस चीज, जो चीज़ कंप्लीट हो चुकी होगी उसको डिलीट कर सकते हो। जैसे कि जो मैंने बताया था कि वो चैप्टर्स पढ़े, इसका रिवीजन प्लान बना दो 10 दिन के लिए। तो वो उसको जब कंप्लीट हो गया 10 दिन तो उसके बाद डिलीट कर दो उसको, फिर नया कुछ मेमोरी में डालो, ठीक है। और यूजलेस थिंग्स को हटाओ वहाँ से और उसको क्लियर रखो मेमोरी को, और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसको ही रखो। फिर ठीक है। अब जब डाउट सॉल्विंग है उसका, जीपीटी का, वो 80 to 90% एक्यूरेट है। और जो क्वेश्चन जनरेशन है वो 60 to 70%। इसमें क्वेश्चंस के डेटा गलत दे सकता है, ऑप्शंस आंसर्स मतलब जो ऑप्शन दिया होगा क्वेश्चन के नीचे वो गलत हो सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा रिलाय नहीं होना है आपको। लेकिन मतलब मान लो 10 क्वेश्चन दिया तो उसमें पाँच कम से कम 5 to 6 सही रहेंगे, ठीक है। तो आपको सॉल्व सब करना है, थोड़ा दिमाग चलाना है, लेकिन फिर अपने से आंसर ढूंढ लेना है सबका। तो 5 6 भी सही हो रहे हैं तो जो वीक टॉपिक है आपका उसमें से 5 6 क्वेश्चन आप सही कर रहे हो तो आप समझ जाओगे उस टॉपिक को, ठीक है। आप कंप्लीटली रिलाय मत करो कि मतलब हर चीज़ करके देगा मुझे, मेरा मतलब पर्सनल गाइड है ये, मैं हर चीज़ कर देगा, मेरे को सोचना पड़ेगा नहीं। तो जब तक आप अपना खुद का दिमाग नहीं चलाओगे, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करोगे, ग्रो नहीं करोगे दिमाग को, तो एग्ज़ाम के लिए तब आप नहीं प्रोग्रेस कर पाओगे, ठीक है। तो इससे इसमें पूरा रिलाय मत रहो। यूज इट ओनली when necessary as it will severely affect your critical thinking and problem solving। हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग जो पावर रहता है आपका उसको कम्प्लीटली ख़त्म कर देगा अगर आप इस पर पूरा रिलाय रहे। आप खुद से कुछ नहीं सोचे और हर चीज़ सही करने बोल दोगे, ठीक है। फॉर मेकिंग माइंड मैप्स एंड शॉर्ट नोट्स योर सेल्फ यू कैन यूज कैनवा AI, इट्स इजी इन हाई क्वालिटी। तो आप जब खुद से मान लो शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो उसके लिए आप कैनवा है एक ऐप, उसमें AI फीचर आता है, उसको यूज़ कर सकते हो। उसमें भी प्रॉम्प्ट लिखो अपना कि मुझे ये चैप्टर का ये चाहिए, तो उसमें फिर बना के देगा। फिर उसको आप एडिट कर सकते हो अपने हिसाब से, और उसमें जो उसका क्वालिटी बहुत बढ़िया रहता है उसके PDF उसके मटेरियल्स का। तो आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। यूजिंग दिस विल इजीली गिव यू 20 to 30% एज देन अदर स्टूडेंट्स इफ़ यू यूज्ड वाइजली, बट इफ़ यू रिलाई कम्प्लीटली इट्स जस्ट द अपोजिट, ठीक है। अब आपको पूरा रिलाई नहीं होना है, इसको आप हेल्पर के जैसे यूज़ करना है इसको, इससे आइडियाज़ लेना है और अपने आप डाउट सॉल्व कराना है, ठीक है। तो ये इसलिए सही में 20 to 30% आपका हेल्प करेगा। अभी अभी से यूज़ करना चालू कर दो, आप धीरे धीरे 2 3 महीने में अच्छे से सीख जाओगे इसको यूज़ करना। और देखना हर टेस्ट में या जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कितना बेनिफिशियल रहता है ये, ठीक है। तो आज AI का लेक्चर ख़त्म यहीं पे। और डिस्ट्रैक्शंस और अगर उसके हैबिट्स के लेक्चर देख लिए होगे तो फिर उसको मैं प्राइवेट कर दूंगा अभी यूट्यूब पे। तो अगर नहीं देखा होगा तो आज भर में देख लो, फिर उसको प्राइवेट कर दूंगा, ठीक है। और कुछ भी डाउट होगा तो बताओ। फिर उसके बाद कल एकेडमिक्स के रिलेटेड आखिरी लेक्चर होगा, 7वां लेक्चर। फिर उसके बाद बायो से स्टार्ट करेंगे 11 तारीख से, ठीक है। किसी का कोई डाउट? ठीक है, चलो बंद करता हूँ आज।